रिप्रोडक्टिव हेल्थ कम टाइम में अगर पूरा चैप्टर रिवाइज करना चाहते हो तो इस लेक्चर को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं हर एक एनसीईआरटी के पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आपको वन शॉट सीरीज में के रूप में आपको इस चैप्टर को पूरा रिवीजन कराने वाला हूँ। चैप्टर की शुरुआत होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे तो उससे रिलेटेड ही आएगा, यानी कि जितने भी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट है वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। कौन कौन से? फिजिकल, कि फिजिकली वो कैसा है, यानी कि कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है जेनेटेलिया में, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, या फिर बिहेवियरल, यानी कि उसका बिहेवियर कैसा है, कि उसका बिहेवियर कुछ इस तरह का तो नहीं है जो कि उसको हेल्थ की तरफ नहीं डिसीज की तरफ ले जा रहा है, या फिर इमोशनल, कि कहीं इमोशनली वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं, ये देखना होगा। सोशल, कि वो जिस एनवायरनमेंट में आसपास में रह रहा है वहां पे सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट को, सेक्स के टॉपिक को किस तरह से समझा जाता है, तो वो है सोशल एस्पेक्ट। ये सोशल एस्पेक्ट की बात हो गई। अच्छा, इंडिया ऐसी पहली कंट्री थी जिसने इनिशिएट करा था एक्शन प्लान को, उससे बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। इंडिया ने फैमिली प्लानिंग को इनिशिएट किया था सबसे पहली बार 1951 में। ये चीज आपको याद रखनी है, ये जो 1951 है आपको याद रखना है। अच्छा, अब आरसीएच क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, मतलब कि चाइल्ड का भी केयर। प्री नेटल केयर और पोस्ट नेटल केयर क्या होता है? प्री मतलब पहले, नेटल केयर यानी कि बच्चे के जन्म से पहले, बच्चे के जन्म से पहले जितने भी हमें फिकर, मतलब केयर मतलब फिकर एक तरह से, यानी कि जितने भी हमें कुछ करना होता है उसकी देखभाल करनी होती है, मदर की देखभाल करनी होती है बच्चे के जन्म से पहले, तो उसे कहते हैं प्री नेटल केयर। क्या कहते हैं उसको? प्री नेटल केयर, उसको कहते हैं हम प्री नेटल केयर। प्री यानी पहले, बच्चे के जन्म से पहले का केयर। पोस्ट नेटल केयर क्या होता है? पोस्ट नेटल केयर यानी कि अब बच्चे का जन्म जब हो गया तो उसके बाद भी तो कुछ दिनों तक फीमेल को, जो मदर होती है, उसको हॉस्पिटल में रखा जाता है ताकि वो पोस्ट नेटल केयर कर सके। यानी कि अगर उसे किसी दवाई की जरूरत है या बच्चे को किसी चीज की जरूरत है कि बच्चे की जो जन्म हुई है उसकी हालत कैसी है, तो उसको पहचानने के लिए, उसको देखभाल करने के लिए, केयर करने के लिए पोस्ट नेटल केयर की जरूरत होती है, तो वो सब इसमें आ जाता है। अच्छा, आरसीएच प्रोग्राम के लिए अगर लोगों को बताना है कि आरसीएच प्रोग्राम है, यानी कि कोई प्रोग्राम गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या तरीके हैं? हम तो अवेयर करेंगे ना, पहले सबको अवेयर करना जरूरी है कि हाँ भाई ऐसा कोई प्रोग्राम भी आया है, बताना पड़ेगा ना पहले तो। फिर उनको फैसिलिटी देनी पड़ेगी कि भाई देखो, अब जो तुम्हारे यहाँ पे जो फैसिलिटी है सामने, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई फीमेल है, कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, तो उसके आसपास किसी ने आंगनवाड़ी खोल दी ताकि वहां पे वो समय समय पर जा करके उसकी जो सुविधा की चीजें या फिर कोई दवाई वगैरह है वो चीजें ले सके और उसके अकॉर्डिंग काम कर सके। ये हो गई फैसिलिटी। सपोर्ट, उसको सपोर्ट भी तो चाहिए भाई, कि डॉक्टर वगैरह सपोर्ट करे, जो आशा करता हमारे आसपास होते हैं जो आंगनवाड़ी वगैरह में, वो सपोर्ट कर सके। और ऑडियो विजुअल से फैलाना होगा ये बात। ऑडियो विजुअल इन द सेंस, ऑडियो विजुअल, जिस जो आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, इसमें जो सुन रहे हैं वो ऑडियो है, जो देख रहे हैं वो विजुअल है। विजुअल के थ्रू, विजुअल है और ऑडियो जो मैं बोल रहा हूँ वो है, तो इसे कहते हैं ऑडियो विजुअल। तो इसी तरीके से जिस तरह से मैं आपको इस चैप्टर के बारे में अवेयर कर रहा हूँ ना, ये जो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट है इसके बारे में अवेयर कर रहा हूँ ना, यही आरसीएच प्रोग्राम के अंदर ये भी आ सकता है। इसको हम बोले तो एमनियोसेंटेसिस। अब एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस की बात करते हैं। एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस जो है उसका यूज किया गया था, शुरू शुरू में उसको डॉक्टर ने निकाला था ताकि उसका जेनेटिक, उससे जेनेटिक डिसऑर्डर पता लगा सके कि जो आने वाला फ्यूचर में जो बच्चा है उसको कोई बीमारी तो नहीं है, और अगर बीमारी है तो उसको जेनेटिक लेवल पे ठीक करने की कोशिश की जाए। तो ये उसका यूज था। बट कुछ लोग पागल है इस तरह से, मतलब हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं, बेवकूफ लोग, कि जो इसका मिसयूज करते हैं, एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज करते हैं। कुछ डॉक्टर, इसमें डॉक्टर भी शामिल है। बताइए, कमाल की बात तो यह है कि इतने हाईएस्ट प्रोफेशन पे जाने के बाद डॉक्टर भी इसमें शामिल है जो एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों वो मिसयूज करते हैं। मिसयूज मतलब क्या? देखिए, एमनियोसेंटेसिस में हमें ये पता चल जाएगा कि क्रोमोसोम हम देख लेंगे, वहां से हम पता कर लेंगे। अगर डबल एक्स है तो हम बोलेंगे कि ये जो है, ये जो होने वाला है ये फीमेल होने वाली है, और अगर एक्स वाई है तो हम बोलेंगे मेल होने वाला है। तो यहाँ से पता चल गया कि सेक्स क्या है बच्चे का, यानी बच्चा क्या होने वाला है, लड़का होने वाला है लड़की होने वाला है। तो यहाँ से पता चल गया एमनियोसेंटेसिस के थ्रू। अब क्या करेंगे हम? अच्छा, लड़का है तो उसको जिंदा रखते हैं क्योंकि वो हमारे काम आएगा ना भाई। काम, अब वो काम कौन सा, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि कौन से काम आएगा लड़का, कि वो तो हमारे काम आएगा ना। और जो लड़की है उसको मार दिया जाता है जब पता चलता है कि वो डबल एक्स कंडीशन है, तो पता चल जाता है लड़की है, उसको मार दिया जाता है। और अब सवाल उठता है कि डॉक्टर क्यों मार देते हैं? डॉक्टर क्यों बता देते हैं? मारते नहीं, डॉक्टर बता क्यों देते हैं? एबॉर्शन क्यों कर देते हैं?
इसलिए कर देते हैं, कुछ चंद पैसों के लिए वो ऐसा कर देते हैं, पता नहीं क्यों। पर हो सकता है उसके पीछे कई रीजन हो, क्या पता इमोशनली ब्लैकमेल किया गया कुछ भी तरह से। पर मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी भी तरह से उन्हें पैसे भी दिए जा रहे हैं, ब्लैकमेल भी किया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, तो क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? क्या आप ये नहीं देख रहे कि हमारे इंडिया में गर्ल्स की भी जरूरत है? ऐसे भी एग्जाम्पल सेट होने चाहिए कि गर्ल्स भी कुछ कर सकें। क्यों ऐसा होता है कि यूनिकॉर्न और बड़े बड़े स्टार्टअप सिर्फ लड़के ही खड़े कर सकते हैं? क्यों लड़कियां खड़ी नहीं करती है क्या? तो क्यों लड़कियों के साथ ऐसा किया जा रहा है? तो एमनेसेंटेसिस का मिसयूज क्यों किया जा रहा है? हमारी थिंकिंग को चेंज करना होगा यहाँ पे हमें। ये नहीं कि तो हमने क्या करा, देखिए इसका, हमने इसको बैन ही कर दिया। एमनेसेंटेसिस को सरकार ने बैन ही कर दिया, उसको बैन कर दिया। अब देखो जहां पे इंडिया में ज्यादातर अगर मान लो कोई टेक्निक निकली है तो उस टेक्निक का ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है, यूज की बजाय ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है, तो बताइए क्या होगा? यही तो होगा, यही तो करा जाएगा, उसको बैन कर दिया जाएगा, सिंपल। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं इंडिया में कि उन्होंने मिसयूज किया इसका, और जैसे पता चला कि उसमें जो प्रेग्नेंट है वुमेन, उसके जो फीटस, उसका जो फीटस है वो फीमेल है, तो क्या किया, उसको वहीं पे मार दिया, यानी उसको अबॉर्शन करा दिया। क्यों? क्योंकि आगे जाके खर्चा हो जाएगा, लड़की है तो दहेज देना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या फालतू के विचार हैं इनके। जबकि ये नहीं सोचते कि लड़का लड़की दोनों बराबर है। क्या सिर्फ अपीयरेंस वाइज तो चेंज है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत आगे तक बात कर सकता हूँ, मैं बात करूंगा और ये टॉपिक खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, अगला सहेली की बात करते हैं। सहेली, सहेली इज नॉट योर फ्रेंड, कि सहेली सहेला, नहीं वो नहीं। सहेली क्या है? ये डेवलप्ड बाय सीडीआर है, ये ना एक स्टेरॉइडल पिल, नॉन स्टेरॉइडल पिल है, नॉन स्टेरॉइडल पिल है ये, जो कि सीडीआर है यानी सेंट्रल ड्रग ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में डेवलप करी गई थी। ठीक है, इसके बारे में हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अगर हम ये चाहते हैं किसी भी देश की पॉपुलेशन इंक्रीज हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो माता है, जो मदर है वो मर रही है, उसका रेट कम हो। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और जो इन्फेंट है यानी जो नए बच्चे हैं जिनका जन्म हो रहा है, उनकी संख्या जो है, तो मोर्टेलिटी रेट यानी मरना, तो इन्फेंट जो है उनका मोर्टेलिटी रेट कम हो। अगर मोर्टेलिटी रेट यानी मरने की रेट कम होगी, इधर भी मरने की रेट कम है, तो अगर मरने की रेट कम होगी तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। अब बात करते हैं कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो क्या होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। अगर कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है तो वो अपने प्रेगनेंसी को रोक सकती है। तो पहले तो ये पता कर लेते हैं ना कि कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो कैसा होना चाहिए। क्या वो ऐसा होना चाहिए कि हमारे लिए फ्रेंडली ना हो, फ्रेंडली इन द सेंस कि हम उसको आसानी से यूज ना कर सके, ऐसा होना चाहिए? नहीं तो यानी कि ऐसा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होना चाहिए जो कि यूजर फ्रेंडली हो। और क्या ऐसा हो कि बहुत ही मुश्किल से, यानी हमारे आसपास कहीं मिल नहीं रहा, हम मेडिकल पे पूछने जा रहे हैं वो है ही नहीं, हम जा रहे हैं किसी हॉस्पिटल में वो है ही नहीं, किसी भी दुनिया में है ही नहीं, और वो सिर्फ अमेरिका में या अफ्रीका में, यूरोप में, तो इजीली अवेलेबल है क्या वो? नहीं। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव इजीली अवेलेबल होना चाहिए, तभी तो काम बनेगा ना। तो इजीली अवेलेबल, अच्छा इफेक्टिव ही नहीं होगा तो फिर क्या फायदा? मतलब कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहा है, जिसलिए यूज कर रहे हैं उसके लिए वो असर ही नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फीमेल चाह रही है कि मेरी प्रेगनेंसी रुक जाए और वो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पर्टिकुलर यूज कर रही है, तो वो यही तो चाहेगी कि उसकी प्रेगनेंसी ना हो, पर फिर भी प्रेगनेंसी हो गई, तो दैट इज नॉट इफेक्टिव येट। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इफेक्टिव होना चाहिए ना वो, सिंपल सी बात है। रिवर्सिबल भी हो, ऐसा नहीं कि किसी चीज को लगाया तो पूरी जिंदगी भर लगा ही रह गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कॉपर्टी लगाया तो पूरी जिंदगी लगा रह गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, उसको हम निकलवा भी सकते हैं। सर्वाइकल कैप लगाया मान लीजिए, डायफ्राम लगा लिया, अब ये सब क्या होता है अभी आगे देखेंगे। ये सब अगर हमने लगा लिया कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, वो लगा लेंगे पर उसको निकालना भी तो जरूरी है। तो रिवर्सिबल भी तो होना चाहिए, यानी रिवर्सिबल, रिवर्स कर सके चीजों को। अच्छा, उसका साइड इफेक्ट ज्यादा ना हो, ऐसा ना हो कि हम लगा रहे हैं और वो साइड इफेक्ट हो, उस साइड इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे सेक्सुअल एस्पेक्ट में और जितने भी लाइफ है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसीलिए उसका साइड इफेक्ट अगर ना हो तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन अगर ऐसा हो कि साइड इफेक्ट है तो वो कम हो, ऐसा नहीं कि ज्यादा हो, कम साइड इफेक्ट तो चलेगा, लेकिन साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर ना हो या फिर कम हो। और ऐसा ना हो कि वो इंटरफेयर कर रहा हो सेक्सुअल ड्राइव या डिजायर के साथ, उसे सेक्सुअल ड्राइव या डिजायर के साथ इंटरफेयर नहीं करने देना है। ठीक है,
अच्छा, बात करते हैं जो मेथड्स है। अब मेथड क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव के, कि कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव कर सकते हैं। तो इसमें 4 तरह के मेथड है। नेचुरल, कि नेचुरल मतलब इसमें कोई केमिकल्स यूज नहीं करना, कोई कुछ यूज नहीं करना, दवाई वगैरह कुछ नहीं, और हम कॉन्ट्रासेप्टिव कर सकते हैं। बेरियर मेथड क्या होता है, फिर उसकी बात करेंगे, फिर आईयूडीज, और फिर सर्जिकल मेथड। ठीक है, तो पहले बात करते हैं नेचुरल मेथड की। नेचुरल मेथड में क्या आता है, सबसे पहले पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है कि जो 10 to 17 डेज होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, तो जब से मेंस्ट्रुएशन होता है, वहां से जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है स्टार्ट, तो वहां से डे 1 माना जाता है। तो वहां से आपको डेज गिनना है, और 10 to 17 डेज जब बीच में होगा, तो उस दिन ओवुलेशन एक्सपेक्टेड है, यानी कि ज्यादातर चांस है कि ओवुलेशन हो जाए। ओवुलेशन इन द सेंस कि ओवम रिलीज हो जाए। ओवम रिलीज हो रहा है, सोचिए एक बार ये सोचिए कि अगर कोई स्पर्म आया और किसी किसी बंदे ने 10 to 17 डे पे कोइटस किया, तो क्या होगा, 10 to 17 डे पे जब वो कोइटस करेगा, तो स्पर्म आएगा और ओवम वो मीट कर जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और कॉन्ट्रासेप्टिव किस बात की, फिर नहीं। तो इसीलिए क्या करना है, उस दिन आपको एब्सेंट रहना है। एब्सेंट इन द सेंस कि आपको उस दिन कोइटस नहीं करना है। एब्सेंट फ्रॉम कोइटस इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, मतलब 10 to 17 डेज पे आपको कोइटस नहीं करना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद कौन सा मेथड है, विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस। इसमें क्या होता है, विड्रॉल यानी निकालना। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम कॉपुलेशन कर रहे होते हैं, तो कॉपुलेशन के टाइम हम क्या करते हैं, अपना जो पेनिस होता है, जब वहां उसमें से सीमेन निकलने वाला होता है, स्पर्म इजैकुलेट होने वाला होता है, सीमेन की जब निकलने वाली होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको निकाल लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ फ्रॉम वजाइना, उसको हम वजाइना से विड्रॉ कर लेते हैं। तो इसे कहते हैं कोइटस इंटरप्टस। ये भी नेचुरल मेथड है। लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है कि हमें क्या करना है कि मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट होगा इस वक्त, मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज लैक्टेशनल एमिनोरिया। इस ये जो है 6 मंथ तक वैलिड होता है, क्योंकि इसमें ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है। ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं चाइल्ड को, तब जाके ये मेथड काम करती है। ठीक है, अगला मेथड है बेरियर मेथड। बेरियर मेथड में क्या आता है, कॉन्डम्स। कॉन्डम्स की जो एक मोस्ट पॉपुलर कंपनी जो कि एनसीईआरटी में दे रखी है, वो है निरोध। ठीक है, तो निरोध भी लिखा हुआ आ सकता है। ये रहा कॉन्डम का डायग्राम। अच्छा, कॉन्डम जो है, ये जो है कॉन्डम, ये मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। अब बात करते हैं डायफ्राम की। डायफ्राम क्या होता है, जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो उसमें यहाँ पे लगाया जाता है, इसको यहाँ पे लगाया जाता है डायफ्राम को, या फिर सर्वाइकल कैप को यहाँ पे लगाया जाता है। और वोल्ट्स है, वोल्ट्स को जो है इस तरह से लगाया जाता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे लगाया जाता है वोल्ट्स को। ठीक है, तो ये होगा बेरियर मेथड। बेरियर इन द सेंस कि हमें क्या करना है, स्पर्म और ओवा उसको मीट नहीं करने देना है, ये मकसद है हमारा, तभी तो बेरियर होगा। और फिर बात करें आईयूडीज की। आईयूडीज यानी कि कुछ हमें कुछ यूज करना है, जैसे कि कुछ चीजें यूज कर सकते हैं, तो उसमें क्या आता है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, यानी कि मेडिसिन नहीं होता इसमें। तो वो है लिपेज लूप। लूप लगाया जाता है, वहां पे एक लूप लगाया जाता है वेजाइना वाले हिस्से में, वहां पे उसकी वजह से स्पर्म जो है वो उससे मीट नहीं कर पाता। ये आईयूडीज के अंदर ही आता है। फिर है कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होते हैं, जो कि कॉपर टी होता है, कॉपर 7 कॉपर 7 होता है, मल्टीलोज 375 होता है, यानी M375। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज भी होते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टासट LNG 20। सर्जिकल मेथड की अगर बात करें, तो उसमें होता है वॉसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वॉसेक्टोमी में क्या होता है, नाम देखो ध्यान से, वॉसेक, वॉश डिफरेंस जैसा नहीं लग रहा, वॉश डिफरेंस, तो वॉश डिफरेंस जो है इसमें कट कर दिया जाता है। वॉसेक्टोमी में वॉश डिफरेंस कट कर दिया जाता है, नाम खुद ही बोल रहा है। ट्यूबेक्टोमी में मैं ट्यूब कट करूंगा। कौन सी ट्यूब कट करूंगा, एक ही तो ट्यूब है यार, उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ही तो ट्यूब है। वो क्या है, वो है फेलोपियन ट्यूब। तो उसको कट करेंगे, ताकि जो ओवम जो है वो फेलोपियन ट्यूब के रास्ते यूट्रस तक ना जा पाए और फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। वो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आगे जा ही नहीं रहा तो कैसे होगा। कॉन्ट्रासेप्शन के कुछ मेथड होते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स क्या होते हैं, जो कि हम देखते हैं मेथड होते हैं नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसमें क्या होता है, 10 to 17 डे पे आपको कोइटस नहीं करना है। विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस में आपको पेनिस को वेजाइना से निकाल लेना है थोड़ी देर के लिए। और लैक्टेशनल एमिनोरिया 6 मंथ तक वैलिड होता है, मदर ब्रेस्ट फीड कराते रहती है। बेरियर मेथड में क्या होता है, इसमें हम कॉन्डम का यूज करते हैं, पॉपुलर ब्रांड का नाम है निरोध, जो कि मेल फीमेल दोनों के लिए होता है। डायफ्राम होता है, सर्वाइकल कैप और वोल्ट्स इसमें आता है। ये तीनों के तीनों रियूजेबल होते हैं। आईयूडीज की बात करें तो नॉन मेडिकेटेड में लिपेज लूप आता है। कॉपर रिलीजिंग आयोडी में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोज 375 आता है। हार्मोन रिलीजिंग आयोडी में प्रोजेस्टासट LNG 20 आता है।
सर्जिकल मेथड यानी सर्जरी के थ्रू कराना है तो वॉसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी आता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स की और इसका मतलब भी समझेंगे। पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म्स यहाँ पे दी हुई है। फुल फॉर्म्स है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, LNG20 लेवोनोगेस्ट्रोन 20, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, STI sexually transmitted infections, VD vulnerable disease, RTIs reproductive tract infection, PID pelvic inflammatory disease, ART assisted reproductive technology, IVF in vitro fertilization, ET embryo transfer, GIFT zygote intrafallopian transfer, IUT intrauterine transfer, GIFT gamete intrafallopian transfer, ICSI intracytoplasmic sperm injection, AI artificial insemination, IUI intrauterine insemination, PCOD polycystic ovarian disorders। अब इसका मतलब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। RCH हम पहले पढ़ चुके हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज क्या होते हैं? ऐसे डिसीज जो कि फैलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, उससे कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का फुल फॉर्म है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम पहले देख चुके हैं। LNG20 जो है लेवोनोगेस्ट्रोन, प्रोजेस्टासिड और LNG20 याद है क्या है? कमेंट करके बताओ जल्दी से क्या है ये? क्या ये IUD है? अगर ये IUD है तो कौन सी है? नॉन मेडिकेटेड IU है, हार्मोन रिलीजिंग IUD है, कौन सी IUD बताइए मेरे को, कमेंट करके बताइए कि लेवोनोगेस्ट्रोन कौन सी वाली, आपको कमेंट करना है कि लेवोनोगेस्ट्रोन जो है लेवोनोगेस्ट्रोन 20 जो है वो कौन सी वाली IUD है, किस टाइप की IUD? 3 टाइप की IUD मैंने पढ़ाई थी। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको शॉर्टकट में हम एबॉर्शन भी बोलते हैं। हम कहते हैं कि किसी ने एबॉर्शन करा लिया, तो एबॉर्शन का मतलब ये होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा लिया, ठीक है। STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। देखिए अब मैं एक बात बताता हूँ, STD STI VD RTI ये चारों का मतलब सेम ही है, बस ये वर्ड और फुल फॉर्म्स अलग अलग दे रखी है तो इसलिए लग रहा है कि अलग है, बट ये एक्चुअल में अलग है, सब एक ही है। VD यानी वनरल डिसीज, अगेन STD को ही कह रहे हैं। RTI यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगेन STD को ही कह रहे हैं, ठीक है। PID क्या होता है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, यानी जो पेल्विस वाला रीजन है, जो पेल्विक वाला रीजन हमने जो देख रखा है वहां पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेल्विक वाला रीजन है, जरूरी नहीं फीमेल में, मेल में भी हो सकता है, तो अगर उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे कहते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। आर्ट क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी, मान लीजिए किसी कपल के अगर और किसी कपल का अगर इन्फेंट नहीं हो रहा है, कोई कपल अगर किसी कपल का बच्चा नहीं हो रहा है, बेबी नहीं हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं? तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या प्रोग्राम्स है, क्या क्या चीजें इसके अंदर टेक्निक है? एक तो हो सकता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करो। अब ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? आपको क्या करना है ना, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराना है। कहाँ पे? टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराना है, उसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर देखो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा हमने, टेस्ट ट्यूब में पहले फर्टिलाइजेशन कराया, हम कोई डोनर से स्पर्म लेके आए और फीमेल का ओवम उसको हमने मीट कराया और टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करा दिया। देन फर्टिलाइज कराने के बाद हमें क्या करना है, उसको वो जब एम्ब्रियो बन जाएगा उसके अंदर जब वो हो जाएगा तो हम एक काम हम ये कर सकते हैं कि सीधा एम्ब्रियो भी ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर जाइगोट भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर जाइगोट ट्रांसफर करेंगे तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में जब जाइगोट को ट्रांसफर करते हैं तो उसे कहते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। लेकिन अगर मैंने यूट्रस में उसको ट्रांसफर किया, जो मैंने जो फॉर्म होकर जो चीज बनी है, जो एम्ब्रियो बना है, जो 8 सेल मान लीजिए वो जो है ट्रोफोएक्टोडर्म वाली सेल बनने वाली है उसके अंदर, और वो सीधा इम्प्लांट करना चाहता है, तो उसे हम कहाँ छोड़ेंगे तो बेटर रहेगा? उसको यूट्रस में छोड़ दो ना, सबसे अच्छा रहेगा। तो यूट्रस में छोड़ने के लिए आपको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। या फिर एक और तरीका है कि गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि मान लीजिए कि आपको फर्टिलाइजेशन अंदर ही कराना है तो आप ऐसा करो कि गैमेट को डाल दो उसके अंदर, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में गैमेट को डाल दो सीधा। दूसरा तरीका, एक और तरीका, और भी तरीके क्या है? ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि सीधा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म का इंजेक्शन कर दो, वो भी कर सकते हैं हम। AI आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन, यानी इंसेमाइनेशन जो है वो आर्टिफिशियली करवा दो,
यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से कॉपुलेशन करा दो, इंसेमाइनेशन करा दो, ठीक है। यानी सीमेन लिया, सीमेन को कलेक्ट किया और उसे आर्टिफिशियल वेजाइना में इंट्रोड्यूस कर दिया, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन। IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमाइनेशन, यानी कि सीधा, यानी कि यूट्रस के पास भी इंसेमाइनेशन कर सकते हैं, यूट्रस में भी सीमेन डाल सकते हैं, ठीक है। पीसीओडी क्या होता है? पीसीओडी बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, मतलब ओवरी, जो ओवरी वाला हिस्सा देखा है उसके अंदर क्या होता है, वहां पे सिस्ट बन जाते हैं। अब सिस्ट क्या होता है? फूले हुए हिस्से, यानी कि जो ओवरी, जो नॉर्मल ओवरी ऐसी होती है, जो हमने देखा है गोल होती है, वो कैसी बन जाती है, उसमें सिस्ट हो जाते हैं, यानी वो फूल जाती है साइड साइड से, फूल गई। अब वो ओवरी फूल गई, मतलब एक तरह से समझिए कि किसी का कोई कोई गोल सा चेहरा है किसी का, और उसके चेहरे के ऊपर कोई बाहर फूल गया, मतलब मान लीजिए कुछ घाव वगैरह कुछ हो गया, फूल गया, मधुमक्खी ने काट लिया, चाहे वो फूल गया, तो वो फूल जाएगा, उस फूलने को, वो फूले हुए हिस्से को सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वैसा ही सिस्ट पाया जाता है ओवेरियन, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। पॉली यानी बहुत सारे सिस्ट हो गए, बहुत सारे सिस्ट हो गए ओवरी में, जिसकी वजह से डिसऑर्डर हो रहा है, उससे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।